सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार, परिष्कार परिवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और मेरा नाम है नीलम पुनिया। दोस्तों, परिष्कार परिवार आपके लिए आरबीएससी के लिए क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर लेकर आया है। इसमें जो है हम लोगों ने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार किया है और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की मदद से आप लोगों की तैयारी जो है वो एनहेंस होगी। चलिए शुरुआत करते हैं पेपर की। आपका जो पेपर है वो कैसे डिवाइड किया गया है आरपीएससी ने, उसके एम क्या है डिवाइड करने का, वो है आपका ज्ञान है, अवबोध है, अभिव्यक्ति है और मौलिकता या कौशल है। ये जो आधार हैं इनके ऊपर जो है वो आपका पेपर डिवाइड किया गया है। इसी प्रकार से जो पेपर है वो कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, यानी कि उनमें जो है अंक भार जो है कितने क्वेश्चन हैं और जैसे शॉर्ट क्वेश्चन कितने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं वो 9 हैं। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न हैं वो आपके 4+8 है, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और छोटे क्वेश्चन हैं। लघुत्रात्मक जो है वो 12 हैं और दीर्घ उत्तर जो है वो 3 है और निम्नात्मक जो प्रश्न है वो 2 हैं। ऑप्शन आपको 4 मिलेंगे, करने 2 हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए अंक जो है वो प्रति प्रश्न इस प्रकार से रखे गए हैं। आपके जो चैप्टर्स हैं वो ऐसे हैं। आपके जो 12th फिजिक्स के जो चैप्टर हैं बुक में, जैसे पहला जो चैप्टर है वो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता है, थर्ड है विद्युत धारिता। इसी प्रकार से जो है इसमें परमाणु है, नाभिक है, अर्धचालक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है ये कर्ण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी और अर्धचालक वाला जो है वो सबसे ज्यादा भार लिए हुए हैं, यानी कि ये जो दो आपके जो चैप्टर हैं इनका जो अंक भार है वो ये 7 नंबर का है और ये 6 नंबर का है। ठीक है, तो ये जो दो आपके हैं क्रमांक इसका 9 और 14 है, ये आपके सबसे ज्यादा अंक लिए हुए हैं। तो इनके ऊपर यानी कि इनमें छोटे क्वेश्चन भी मिलेंगे, बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपके जो है हर चैप्टर वाइज जो है वो कैसे क्वेश्चन है, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेगा 1, दीर्घ उत्तर मिलेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि आपके पास में जो है और दीर्घ उत्तर, तो टोटल जो प्रश्न हो गए वो क्या हो गए, 4 हो गए। इसी तरीके से जैसे हम देखते हैं कि जो लास्ट चैप्टर है अर्धचालक वाला, इसमें शॉर्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है, यानी और एक बड़ा भी मिलेगा। और यहाँ पे देखिए बड़े स्टार का मतलब जो है यानी कि जो ऑप्शन वाले हैं वो है, और एक आपको अति लघुरात्मक मिलेगा, यानी कि जो टोटल जो है वो 6 क्वेश्चन, यानी कि क्योंकि ज्यादा मार्क्स का है तो क्वेश्चन भी जो है वो आप लोगों के ज्यादा ही रहेंगे। तो आपका जो डिवाइडेशन है वो चैप्टर वाइज भी जो है ये उसका चार्ट है। ठीक है, कि हर जो चैप्टर उसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी करें, यानी कि जिस चैप्टर में छोटे क्वेश्चन आने ही नहीं है उसकी हम तैयारी ना करें, उसके छोटे क्वेश्चन के हिसाब से, जिसमें बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें बड़े क्वेश्चन के हिसाब से तैयारी करें। चलिए देखते हैं आपके जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है वो तो आप लोगों के परीक्षार्थी सबसे पहले अपने क्वेश्चन पेपर पे जो है वो नाम जरूर लिखे। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखे। नेक्स्ट है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। मान लीजिए कि क्वेश्चन पेपर में जो है वो डिवाइडेशन है कि ए बी सी, या फिर एक ही जो प्रश्न है उसके ए बी पार्ट जो दिए हुए हैं, तो आप उस प्रश्न नंबर को डालकर ए और बी पार्ट वहीं पे लिखें। अगर आप उस प्रश्न को दूसरी जगह पे लिखते हैं तो आपका पहले वाला पार्ट तो चेक हो जाएगा, दूसरे वाला चेक नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखें। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि या अगर विरोधाभास होता है तो हिंदी वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसी को ही क्या होगा, वही मान्य होगा, यानी उसको सही मानेंगे। चलिए देखते हैं हमारे सबसे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है वो आपके कितने हैं, 9 हैं, और हर प्रश्न कितने नंबर का है, 1 नंबर का, यानी 9 नंबर के जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टेस्ला किस भौतिक राशि की इकाई है, फ्लक्स की, चुंबकीय पारगम्यता की, विद्युत क्षेत्र की या चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय पारगम्यता की। नेक्स्ट है पैराविद्युत पदार्थ जो हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, अचालक होते हैं। नेक्स्ट है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में सदिश क्षेत्रफल ए से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, तो ए बी डॉट ए। एक विद्युत आवेश क्यू समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में गति कर रहा है, तो आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल होगा वो कितना होगा, 0। जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो यह
क्या करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। क्या करेगी, सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इनमें से कौन सा सही है, तो H इक्वल टू हाफ mv² प्लस फाई नोट। एक तार का प्रतिरोध कितना है, R है। इसी प्रकार की एक अन्य तार जिसका केवल व्यास क्या है, दुगुना है, व्यास कर दिया दुगुना, का प्रतिरोध कितना होगा, तो ये जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी या इंडियम, तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, इंडियम। प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षय क्या कहलाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है। अब क्या है, सेकंड टाइप वाले जो ये भी छोटे क्वेश्चन है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति के क्वेश्चन है। संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, यह केवल पथ के डैश तथा डैश बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करेगा, यानी कि प्राथमिक और अंतिम बिंदुओं की स्थिति पर निर्भर करेगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है कि अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जो कि डैश के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वोल्टा नियंत्रक के रूप में डैश डायोड का उपयोग होता है, जेनर का। कौन से डायोड का प्रयोग करते हैं हम, जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस हैं, ये 8 हैं, एक एक नंबर के। प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, 1 मीटर लंबे व 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले चालक के जो प्रतिरोध है उसकी प्रतिरोधकता के बराबर होता है। एक गैल्वेनोमीटर या धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो इसके लिए धारामापी का जो है वो, यानी कि जी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर धारामापी, तो आपको एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम आप बना देंगे इस तरीके से, यानी कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। इसके जो श्रेणी क्रम है उसमें क्या कर देंगे, उच्च प्रतिरोध का जो है वो लगा देंगे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण किस संरक्षण नियम पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाले प्रयोग का नाम क्या है, ऐसा कौन सा प्रयोग है, ठीक है, जो कण की जो तरंग प्रकृति है। हम जानते हैं कि डी ब्रोगली ने क्या दिया था, कण की भाई द्वैत नेचर होता है, कण भी होता है और तरंग भी होता है, ठीक है। और उसके कण की जो तरंग प्रकृति है उसका जो समर्थन है वो कौन सा प्रयोग करता है, यानी उसे हमें पता चलता है डेविसन और जर्मर प्रयोग से कि जो कण है वो तरंग प्रकृति का होता है। डी ब्रोगली के अनुसार द्रव्य तरंग के तरंगदैर्ध्य का सूत्र लिखिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में mv। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन और संलयन में अंतर बताइए। तो छोटे क्वेश्चन में है तो ज्यादा नहीं लिखेंगे। नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूटता है, जबकि नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 ही मिलेगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, इन दोनों में से किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बड़ी होगी। इलेक्ट्रॉन से समान डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बड़ी होगी, क्यों होगी, कारण क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कम होता है, इसकी वजह से होगा। अब आपको एक क्वेश्चन है कि चित्र पी व सारणी क्यू से संबंधित तार्किक द्वारों के नाम लिखिए, कि ये जो है ये कौन सा है, और जो सारणी गिवन है ये कौन से की सारणी गिवन है। अब ये कौन सा गेट है, इस तरीके से, ठीक है, ये आपको बताना है कि कौन सा गेट है, ये है आपका और गेट। और जो सारणी है वो किसकी है, कौन से गेट की है, और की है, एंड की है, नोट की है, नैंड की है, तो ये क्या है, नैंड गेट की है, ठीक है। इसमें है लघुत्रात्मक प्रश्न सेक्शन बी में, और लघुत्रात्मक जो प्रश्न है वो कितने हैं आपके, 12 हैं, और कितने नंबर का है, 1.5 नंबर का, ठीक है। क्वेश्चन है क्या कारण है कि सूर्य वास्तविक सूर्योदय से कुछ पहले दृष्टिगोचर होने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक दृष्टिगोचर होने लगता है, तथा वास्तविक सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात तक, अच्छा ये लाइन जो है वो रिपीट हो गई है, उसको बताइए कि सूर्य जो है वो हमें वास्तविक सूर्योदय से पहले जो है वो दृष्टिगोचर होने, यानी कि दिखाई देना बंद होने लगता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि प्रकाश का अपवर्तन है। मुख्य कारण क्या है, अपवर्तन। अब वो कैसे काम करेगा, वास्तविक सूर्योदय से हमारा तात्पर्य क्षितिज से सूर्य का ऊपर उठना है, ठीक है। अभी जो डायग्राम है वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। डायग्राम में क्या है, क्षितिज के सापेक्ष सूर्य की वास्तविक आभासी स्थितियां दर्शाई गई हैं। इस प्रभाव को समझने की दृष्टि से आवर्धित करके दर्शाया गया है। निर्वात के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.00029। इसके कारण सूर्य की दिशा में लगभग आधे डिग्री, हाफ डिग्री का आभासी विस्थापन होता है, जिसका वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त में जो है वो अंतर लगभग 2 मिनट है। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के
समय सूर्य का आभासी चपटापन या अंडाकार जो आकृति भी इसी परिघटना के कारण होती है। ये डायग्राम देखिए, इसी डायग्राम की हम बात कर रहे हैं। ये क्या है? पृथ्वी है, ये क्या है? क्षितिज है, ठीक है। यानी कि सूर्य की आभासी स्थिति ये है, ठीक है, और ये इस तरीके से आपको दिखाई देता है। होता यहाँ पे है, दिखाई यहाँ पे देता है। किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वास्तविक समय से पूर्व सूर्योदय तथा वास्तविक समय के पश्चात सूर्योदय का प्रतीत होना अपवर्तन के कारण होता है। ये आपके सामने एक डायग्राम है। में ए व बी के मध्य संयोजित संधारित्रों की तुल्य धारिता याद कीजिए। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों का निकाल लेंगे। इससे जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो इस तरीके से बन जाएगा। इसका निकाल लेंगे, यानी कि C1 C2 का जो है वो कितना आएगा? 10 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। C1 C2 का 10 माइक्रोफेरेड, और फिर जो C डैश मान लेते हैं इसको, C डैश, और C3 का कितना आ जाएगा? 1/C डैश प्लस C3 का कितना आ जाएगा? 1/10 प्लस 1/10। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5, यानी कि C की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। ये चेंज नहीं हो रहा, तो हम भी अपने हिसाब से माइक्रोफेरेड में ही रखेंगे। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक किन किन कारकों पर निर्भर करता है? वो कारक कौन कौन से हैं? जो कारक हैं वो सबसे पहले क्या है? कुंडलियों की ज्यामिति पर, जैसे आकार, आकृति और उनके फेरों की संख्या और अनुप्रस्थ काट पर। दो कुंडलियों के बीच की दूरी पर, दो कुंडलियों की सापेक्ष दिशाओं पर, दो कुंडलियों के क्रोडों के पदार्थ पर। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर का, मीटर सेतु की संतुलन अवस्था में दिए गए परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध S का मान याद करना है, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिया गया है और इसमें S की वैल्यू, तो यानी कि आपके पास में क्या क्या चीजें गिवन है? R गिवन है, L गिवन है, और उससे S निकाल लेंगे। हमें क्या है? फॉर्मूला पता होता है। R गिवन है, L गिवन है, R 4 ओम, L 40 सेंटीमीटर, S निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का 100 माइनस L/L इंटू में R, यानी कि वैल्यू पुट कर देंगे 100 माइनस 40/40 इंटू में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 6 ओम आ जाएगा, यानी अज्ञात प्रतिरोध आपका कितना हो गया? 6 ओम। नेक्स्ट सवाल है कि समान व्यास परंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के दो चालक X तथा Y श्रेणी क्रम में एक बैटरी से जुड़े हुए हैं। यदि X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व Y से क्या है? दुगुनी है, तो इन दो तारों में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेगों का अनुपात क्या करना है? आपको फाइंड आउट करना है, याद करना है। कैसे करेंगे? देखिए डायग्राम, जो यहाँ पर दोनों तारों के व्यास क्या है? समान होने से दोनों के लिए A क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। चूंकि दोनों तार एक ही बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए दोनों में समान धारा I बहेगी, अर्थात दोनों के लिए I क्या है? नियत, और E क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अपवाह वेग जो है VD वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n के। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो VDX और VDY NY/में NX, और ये कितना दिया हुआ है? दुगुना दिया हुआ है, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये गिवन है अपने पास में NX = 2NY। तो VDX अनुपात VDY अनुपात 1:2। अगला सवाल है इसी कड़ी का कि किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा क्या है? 5 एम्पियर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व की गणना करनी है। कैसे करेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है? 100 वोल्ट है। डेल टी कितना है? 0.1 सेकंड गिवन है। तो डेल आई क्या हो जाएगा? 0 माइनस 5 यानी कि -5 एम्पियर। एप्सिलॉन -L/del I में डेल टी, ठीक है। तो यहाँ पे L की जो वैल्यू है, यानी कि L इधर ले आएंगे तो E इधर चला जाएगा और वैल्यूज पुट कर देंगे, क्योंकि अपने पास में इन सब की वैल्यूज हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10/5 = 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? तरंगाग्र की परिभाषा लिखिए, यानी कि तरंगाग्र की परिभाषा बतानी है। हाइगन के सिद्धांत का उपयोग करके किसी उत्तल लेंस पर आपतित समतल तरंगाग्र के अपवर्तित तरंगाग्र की आकृति खींचनी है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले परिभाषा क्या है? जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो इसके चारों ओर स्थित माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम में वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। ये इसका क्या जाएगा? डायग्राम। ये देखिए आपतित समतल तरंगाग्र है, ठीक है। यहाँ पे लेंस गोलीय जो है तरंगाग्र इस तरीके से आप बना देंगे। सवाल 11 क्या है? सवाल प्राथमिक व द्वितीय इंद्रधनुष में कोई 3 अंतर बताने हैं। कितने अंतर? 3 बताने हैं, प्राथमिक और द्वितीयक में। क्या है? पहला,
जल की बूंद, प्राथमिक वाले में क्या है, जल की बूंद में प्रकाश का एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसमें क्या है, जल की बूंद में 2 बार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक, यानी कि द्वितीयक है तो 2 बार। सेकंड है, प्राथमिक इंद्रधनुष रंगों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बैंगनी से लाल होता है, लाल से बैंगनी होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर बैंगनी से लाल हो जाएगा। ये क्या है, 36 से 40 डिग्री से 42 डिग्री तक फैला रहता है और इसका एंगल कितना है, 50 से 53 डिग्री। ये 3 अंतर थे प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष में। अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम लिखना है। फैराडे का नियम लिखना है। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया था। इसका प्रथम नियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इसी का द्वितीय नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। E - del phi by del t। या माइनस क्या है, लेंज के नियम अथवा विरोध को दर्शाता है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, n से डिवाइड हो जाएगा, यानी E - -n d phi by dt। अगला जो है इसका क्वेश्चन है वो क्या है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 192 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है। इनकी आवर्धन क्षमता और दोनों लेंसों के बीच की दूरी याद करो। यानी कि आवर्धन क्षमता और दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, एफ नोट अपने को गिवन है, क्या क्या गिवन है, और एफ ई अपने को गिवन है। देखिए 192 और 8 सेंटीमीटर ये अपने पास में गिवन है। आवर्धन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है एफ नोट अपन एफ ई माइनस का, तो इसको क्या कर देंगे, दोनों अपने पास में डिजिट हैं 192 और 8, तो क्या हो जाएगा m - 24। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, एफ नोट प्लस एफ ई, दोनों को जोड़ दो, 192 प्लस 2 कितना हो गया, 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो आप, 2 मीटर। इसी कड़ी का जो अगला सवाल है वो क्या है, पीएन संधि का प्रतिरोध अग्र बायसित करने पर कम तथा उत्क्रम बायसित करने पर अधिक क्यों होता है। अगर बायस की स्थिति में हाश क्षेत्र क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है, अर्थात अवक्षय परत की मोटाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तथा अधिक मान की विद्युत धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगेगी, जिससे संधि का प्रतिरोध कम हो जाएगा। और इस व्यवस्था में धारा प्रवाह बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। पश्च बायस की स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है तथा अत्यंत मान की जो धारा है वो अल्पसंख्यक वाहकों के कारण प्रवाहित होती है, जिससे संधि का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है। एक रेडियोएक्टिव प्रतिदर्श यानी कि सैंपल में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की, इनिशियल मान की इतने % रह जाती है, 6.25%। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु आपको क्या निकालनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है, हाफ लाइफ। कैसे निकालेंगे, प्रारंभ में नाभिक कितना है, एन नोट मान लेंगे कि प्रारंभ में कितना है, ऑब्वियसली 100% है, तभी तो जाके कम होगा। टी टाइम कितना गिवन है आपको, 6 घंटे में, और टी प्रारंभ में नाभिक एन कितना हो जाएगा, 6.25% रह जाता है, कितने, 6 घंटे में। तो एन इजिकल टू एन नोट इजिकल टू 1/2 की पावर एन, यहाँ वैल्यूज रख दे, यानी कि अपने पास में वैल्यूज है कि 6.25 है, उसको अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और एन नोट की वैल्यू अपन ने 100 मानी, 1/2 एन। यहाँ पे जो है एन की जो है इस तरीके से 1/16 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो एन की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 4 आ गई। टी क्या होता है, टी इजिकल टू एन टी की पावर टी हाफ, यानी कि टी जो अर्ध आयु है वो अपने को निकालनी है, तो इसको इधर ले आएंगे, तो स्मॉल टी अपॉन में एन। टी गिवन है 6 घंटे, एन अभी अपने को पता चला यहाँ से 4, तो क्या आ गया 1.5 घंटे, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट जो है वो उसकी हाफ टाइम आ गया है। सेक्शन सी का जो क्वेश्चन है, तीन सवाल हैं, यानी कि एक सवाल 3 नंबर का है, 9 नंबर के दीर्घ उत्तरात्मक सवाल है। इसमें पहला जो सवाल है वो क्या है, किसी चालक की धारिता किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, समांतर पट संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, और इसकी धारिता का सूत्र याद करो, यानी कि थोड़ा बड़ा सवाल है। किसी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता विद्युत धारिता कहलाती है। हम जानते हैं कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में समानुपातिक रूप से वृद्धि होती है, यानी कि Q इजिकल टू सी वी। तो C क्या आ जाएगा, Q अपॉन में V। C क्या है, एक
कांस्टेंट है, समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब धारिता की परिभाषा क्या हो गई, किसी चालक को दिए आवेश एवं समानुपातिक रूप से विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। C = Q/V। C क्या है, एक अदिश राशि है। C के मात्रक निकाल लेते हैं अपन MKS पद्धति में, यानी MKS का मतलब मीटर, केजी और सेकंड में। तो C = फॉर्मूले से निकालेंगे Q/V। तो Q का क्या है, कूलाम, V का वोल्ट। SI पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम फैराडे, और CGS पद्धति में क्या होता है, स्टेट फैराडे। ये तो आ गए इसके क्या मात्रक आ गए, कौन से में, तीनों में, MKS में, SI में और CGS में। एक फैराडे कितने होता है, 9 × 10⁻11 स्टेट फैराडे। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र में दो चालक प्लेटें परस्पर अल्प दूरी d तथा व्यवस्थित दूरी d पर क्या होती हैं, रखी हुई होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, जहां दोनों चालक प्लेटों पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उपस्थित होता है। चित्रानुसार अभी डायग्राम परिणामी आएगा, अभी डायग्राम अपन आगे दिखाएंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों चालक प्लेटों के मध्य प्राप्त होती है। ये देखिए डायग्राम, ठीक है, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ आपको, Q एक प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q है। तो E क्या होता है, σ/2ε0, दो प्लेट है तो प्लस दोनों का जुड़ जाएगा, σ = 2ε, यानी कि σ/ε0। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा, V = E × D। तो E आपके पास आ गया, यहाँ से σ/ε0 × D। तो V क्या है, यहाँ से सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, Q/A। सिग्मा को लिख सकते हैं Q/A × D। C = Q/V। तो Q है और V की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है, Q/A ε0 × D। तो C क्या आ जाएगा यहाँ पे, A ε0 D, ठीक है। अब C किसके प्रोपोर्शनल है, A के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, D के, यानी C समानुपाती A के है और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, D के, स्मॉल d के। इसी कड़ी का जो अगला सवाल है वो देखिए क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन हेतु बिंब दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, माध्यम के अपवर्तनांक N1 व N2 और वक्रता त्रिज्या R में जो संबंध है N2/V माइनस N1/U = N2 - N1/R की व्युत्पत्ति कीजिए और आवश्यक डायग्राम भी बनाइए। इसको आपको क्या करना है, ये जो रिलेशन है ये आपको फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है, इसका डेरिवेशन करना है और इसके लिए जो डायग्राम है वो भी आपको बनाना है। ये देखिए जो डायग्राम है वो इस तरीके से है, यहाँ पे ये क्या है, पॉइंट M है इस डायग्राम को, क्योंकि आगे की स्लाइड में जो है वो इसका अपन डेरिवेशन करेंगे। तो ये देखिए ये क्या है, यहाँ से एक किरण जा रही है, ये क्या है, M है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इस तरीके से रखे हुए हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट C है, ये क्या है, N1 है, यहाँ पे N2 है, ये इंसिडेंट क्या है, I है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो गया, U हो गया यहाँ से यहाँ तक की, और ये क्या हो गया, V हो गया। ये इसमें सारे के सारी चीजें हैं, पॉइंट जो आए हैं। देखिए माना R त्रिज्या वाले N1 व N2 अपवर्तनांक वाले गोलीय पृष्ठ को N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। गोलीय पृष्ठ से कुछ दूरी पर वस्तु रखी गई है जिसका प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब डायग्राम से अपन क्या क्या चीजें, अगर देखिए पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर tan थीटा क्या है, यहाँ पे अति अल्प तो थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, थीटा के बराबर। अब डायग्राम से MOP क्या जाएगा, MP/OP, इसी तरीके से tan MIP MP/PI, ये तीनों चीजें निकाल लेंगे अपन, और MCP MP/PC। ये इक्वेशन आपके पास में एंगल के जो है वो तीन इक्वेशन अपने पास में आ गई। अब यहाँ पे आपतन कोण I जो है वो एंगल MOP प्लस एंगल MCP, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब जो है इक्वेशन 1 और 2, क्योंकि देखिए MOP चाहिए आपको और MCP चाहिए, ठीक है, तो इसका और इसकी जो वैल्यू है MOP और MCP की वैल्यू वो क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 4th में रख देंगे। तो इक्वेशन 4th में लिखेंगे तो आपतन कोण I = क्या हो जाएगा, MP/OP प्लस MP/PC। ये इक्वेशन 3 आएगा यहाँ पे। ये क्या आ गई, आपतन कोण की एक इक्वेशन आ गई, नंबर 5 आ गया। अभी फिर डायग्राम से ही R = एंगल MCP माइनस एंगल MIP, R प्लस एंगल MIP = एंगल MCP हो जाएगा।
समीकरण 2 व 3 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर r की जो वैल्यू है वो ये इक्वेशन 6 आ जाएगी। स्नेल के लिए जो है वो हम जानते हैं साइन i अपॉन में साइन r इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये स्नेल का नियम जो है वो यूज करेंगे अपन। तो n1 जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r। थीटा अगर छोटा हो तो साइन थीटा इक्वलेंट टू थीटा के बराबर। तो यहाँ पे देखिए साइन, यहाँ पे जो एंगल है तो यानी कि क्या हो जाएगा n1i n2r, n1i n2r। ये इक्वेशन 7 आ गई अपनी। 5 और 6 को समीकरण 7 में रख देंगे तो इस तरीके से जाए। n1i जो था इंसिडेंट एंगल वो अपन ने अभी निकाला था mp अपॉन में op, mp अपॉन में pc। इसी तरीके से क्या जाएगा, ये आ जाएगा mp अपॉन pc माइनस mp अपॉन में pi। इसका क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिया और इसको यानी कि n1 को अंदर इंटू कर दिया और n2 को इधर इंटू में कर दिया। अब n2 प्लस n1 और यानी कि ये क्या कर दिया, यहाँ पे जो n2 जो था वो इसको एक्सचेंज कर दिया है। सिर्फ एक्सचेंज किया गया है, कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। पहले तो n1 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर n2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में क्या कर रहे हैं ये देखिए, माइनस वाले को इधर ले आए, यानी कि n1 OP ये माइनस में तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये जो था प्लस वाला ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। अब चिन्ह परिपाटी जो है PC प्लस R, PI प्लस V, OP माइनस U, और यहाँ पे इसमें चिन्ह परिपाटी रख देंगे तो n2 अपॉन में V माइनस n1 अपॉन U इज इक्वल टू n2 अपॉन में R माइनस n1 अपॉन R। अपने को निकालना क्या था, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन में r। तो ये क्या हो गया, हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हमें जो निकालना था, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था वो हम लोग निकाल चुके हैं। यही गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र है, यही निकलवाया था हमसे और डायग्राम भी हम लोगों ने बना दिया। इसी कड़ी का जो अगला सवाल है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं अल्फा कण के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य याद करने के लिए सूत्र को स्थापित करो। इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ये सब में यूज होगी। अगर आपको इलेक्ट्रॉन है तो m इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्रोटॉन है तो m प्रोटॉन आ जाएगा, अल्फा कण है तो अल्फा m अल्फा। यानी कि जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो इलेक्ट्रॉन का लगा देंगे, प्रोटॉन का पूछा तो प्रोटॉन का लगा देंगे, अल्फा का पूछा तो अल्फा का लगा देंगे। इसी तरीके से जो चार्ज है वो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का लगा देंगे, प्रोटॉन के लिए तो प्रोटॉन का, अल्फा के लिए अल्फा। बेसिक जो आपका जो फॉर्मूला वो यही रहेगा h अपॉन में √2m/v। अब यहाँ पे सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो h की जो वैल्यू है वो सबसे पहले मास जो है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। क्यों, जो चार्ज है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम होता है। h लैम्डा जो वैल्यू है वो तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या कर दोगे आप, ये वैल्यूज रख दोगे, me की वैल्यू रख दो, qe की वैल्यू रख दो, तो आपको लैम्डा e की, h की वैल्यू भी रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए 6.62 इंटू 10⁻34 किसकी वैल्यू है, h की वैल्यू। ये m की वैल्यू रख दी, ये किसकी वैल्यू रख दी आपने, यहाँ पे q की वैल्यू रख दी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12.27 अपॉन में √v आर्मस्ट्रांग। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। इसी तरीके से प्रोटॉन के लिए निकाल लेंगे तो लैम्डा, यहाँ पे प्रोटॉन आएगा तो h अपॉन में मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, तो m जो प्रोटॉन है उसकी वैल्यू कितनी है 1.67 इंटू 10⁻27, और चार्ज कितना है प्रोटॉन के लिए 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। सेम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, h की वैल्यू सेम टू सेम, हर जगह सेम। यहाँ पे 6.62 इंटू 10⁻34, h की, mp की और qp की, h की, mp की और qp की वैल्यू रख देंगे तो उसे लैम्डा e कितना आ जाएगा आपका 0.286 अपॉन में √v आर्मस्ट्रांग। इसी तरीके से किसका निकालेंगे, अल्फा कणों के लिए निकाल लेंगे। m अल्फा 4 mp होता है, 4 गुणा होता है तो mp का, तो q अल्फा इज इक्वल टू q, यानी कि q जो चार्ज है अल्फा के लिए वो डबल होता है qp। तो यहाँ पे डबल, और उसको सीधा सीधा वैल्यूज पुट नहीं करके, आप चाहो तो वैल्यूज पुट करके निकालो, लेकिन हमें ये भी पता है तो सीधा सीधा 4 गुना उससे उसी तरीके से हो जाएगा, और आप चाहो तो वैल्यूज पुट कर लो। अब ये क्या है 0.101 अपॉन में √v आर्मस्ट्रांग। ये क्या आ गया, अल्फा के लिए। तो हमसे किससे पूछा था, इलेक्ट्रॉन का पूछा था, प्रोटॉन का पूछा था और अल्फा का पूछा था। ये तीनों हम लोग निकाल चुके हैं। अब जो है सेक्शन डी,
सेक्शन डी में क्या है कि आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, करने 2 हैं, और सेक्शन डी जो है वो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो, यानी कि आपका जो मार्क्स हैं वो 8 नंबर के हैं। 2 सवाल यानी कि एक के 2 पार्ट, दूसरे के 2 पार्ट करने, एक एक ही। ऐसा आप नहीं करें कि एक ही पार्ट के आपने एक ही के खंड के दोनों कर दिए तो आपका एक ही चेक होगा। ये देखिए यहाँ पे जो है इसका पहला प्रश्न का है, किसी पीएन संधि डायोड के अग्र एवं उत्क्रम अभिनति अभिलक्षणिक वक्र प्राप्त करने हेतु तो आवश्यक प्रायोगिक व्यवस्था को परिपथ चित्र बनाते हुए समझाइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। पीएन अभिनति जो है वो कैसे होगी? पीएन संधि तल को बाह्य विद्युत वाहक बल स्रोत के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पीएन अभिनति कहते हैं। पीएन अभिनति है वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन सी? अग्र अभिनति या अग्र बायस, उत्क्रम अभिनति या पश्च बायस। अग्र अभिनति जो है वो कैसे होती है? जब पीएन डायोड के पी भाग को बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं धन टर्मिनल से, और एन भाग को नेगेटिव से यानी कि नेगेटिव से। पी यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव से, एन नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा जाता है, तो इस अभिनति को अग्र अभिनति कहते हैं। अग्र अभिनति में पी भाग में उपस्थित होल बैटरी के धन टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर अवक्षय परत की ओर गतिशील हो जाते हैं, और एन भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या हो जाते हैं? प्रतिकर्षित होकर अवक्षय परत की ओर गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण यह अवक्षय परत पर पहुंचने के बाद इनका संयुग्मन स्टार्ट हो जाता है और अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। अगर अभिनति में अवरोधी विद्युत क्षेत्र तथा स्रोत द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत होने के कारण स्रोत का विद्युत क्षेत्र अवरोधित विद्युत क्षेत्र का मान क्या कर देता है? घटा देता है, जिसके कारण पुनः पीएन तल पर पी भाग के होल एन भाग की ओर तथा एन भाग के इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर गतिशील हो जाते हैं। हम जानते हैं कि होल तथा इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं, अतः इस कारण पीएन संधि पर धारा का संचरण होने लगता है। इस धारा की कोटि बहुत कम होती है, जिसे माइक्रो एम्पियर में कम होती है तो माइक्रो एम्पियर द्वारा मापा जाता है। इस स्थिति में पीएन संधि का प्रतिरोध भी क्या होता है? अत्यल्प होता है। ये इसका क्या है? डायग्राम है। यहाँ पे देखिए बैटरी लगी हुई है, ये क्या है? पी क्षेत्र है, ये क्या है? एन क्षेत्र है, ये क्या हो जाती है? यहाँ पे संधि, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? कोटर, इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इसका बेसिक डायग्राम है। उत्क्रम अभिनति, जब पीएन संधि तल का पी भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से और एन भाग बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उत्क्रम अभिनति कहते हैं। ठीक है, पहले वाले में क्या जाता था? इधर जा रहा था, अब क्या जाएगा? इधर, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। ये क्या होंगे? पी जो है गमन है या गति है वो उल्टी हो जाएगी। उत्क्रम अभिनति में पी भाग में उपस्थित होल बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल की ओर विस्तृत होते हैं तथा एन भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बैटरी के टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। अतः इस प्रकार अवक्षय परत में उपस्थित होल तथा इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत के दूर हटने लगते हैं, जिसके कारण अवक्षय परत की मोटाई बढ़ जाती है और अवरोधित विद्युत क्षेत्र तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होने के कारण होल तथा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होता है, जिसके कारण बहुसंख्यक आवेश वाहकों के बीच पीएन संधि पर किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती। उत्क्रम अभिनति में पी भाग में आए हुए अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन तथा एन भाग में आए हुए अल्पसंख्यक होल बैटरी के धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर अवक्षय परत की ओर गति करते हैं, जिसके कारण पीएन संधि पर नगण्य मान की अल्प धारा प्रवाहित होती है। पीएन संधि डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र अग्र वोल्टा, उत्क्रम वोल्टा तथा संगत धारा के मध्य खींचे गए वक्र या जो आरेख होते हैं वो अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अग्र अभिनति में अग्र वोल्टा तथा संगत धारा के मध्य खींचा गया अभिलाक्षणिक वक्र, उत्क्रम अभिनति में खींचा गया अभिलाक्षणिक वक्र। ये दिखाएंगे आपको। अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र, अग्र अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए चित्रानुसार परिपथ संयोजन किया जाता है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या है? बैटरी लगी हुई है आपके। ठीक है, यहाँ पे ये विभाजक है, ये डायोड है यानी कि पी और एन, ये वोल्टमीटर है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एमीटर लगा हुआ है। अब इस डायग्राम से अग्र अभिनति में यानी कि अग्र अभिनति अग्र बायस में पीएन संधि डायोड का पी भाग बैटरी के पॉजिटिव से और एन भाग बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाता है, और अग्र अभिनति में पीएन संधि तल पर प्रवाहित धारा के मापन के लिए एक मिली एमीटर श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे लगाया गया है, तथा आरोपित वोल्टता तथा विभव के भिन्न भिन्न मानों की गणना के लिए एक वोल्टमीटर समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। ये वोल्टमीटर यहाँ पे लगाया गया है। जब आरोपित वोल्टता का मान रोधिका विभव से अधिक होता है तो
पीएन संधि तल पर धारा सुगमता से प्रवाहित होती है और विभव विभाजक व्यवस्था द्वारा वोल्टता के मान में परिवर्तन करके भिन्न भिन्न वोल्टताओं तथा संगत धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र खींचा गया है, जो इस तरीके से होता है। अगर वोल्टेज में है और ये क्या है, धारा में है, तो ये क्या इस तरीके से ग्राफ आता है जर्मेनियम के लिए। इसी प्रकार से वोल्टता के अति अल्प मान के लिए धारा का मान भी बहुत कम होता है, जिसे वक्र में इस पॉइंट द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसका कारण यह है कि इस स्थिति में रोधिका विभव का मान आरोपित वोल्टता की तुलना में अधिक होता है, परंतु जैसे ही आरोपित वोल्टता को बढ़ाया जाता है तो धारा का मान चरघनता के रूप से क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है, और जिसे पीछे पॉइंट जो ए बी है उसमें दिखाया गया है। इस वोल्टता जहां पर धारा का मान चरघनता के रूप से बढ़ने लगता है उसको वोल्टता या कट इन वोल्टेज कहलाती है। वो उत्क्रम अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र, उत्क्रम अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए ये जो डायग्राम है ये यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ये देखिए, इसमें उत्क्रम अभिनति में अभिलाक्षणिक वक्र खींचने के लिए डायोड के पी भाग को नेगेटिव से और एन को क्या जोड़ते हैं, पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। इससे जस्ट पीछे वाले से जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आरोपित वोल्टता के मान के मापन के लिए वोल्टमीटर समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तथा उत्क्रम अभिनति में अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण संधि तल पर प्रवाहित धारा के मान के मापन के लिए माइक्रो एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि उत्क्रम अभिनति में आरोपित वोल्टता तथा रोधिका विभव समान दिशा में होने के कारण अवक्षय परत की चौड़ाई जो है वो बढ़ जाती है। इस कारण पी भाग में उपस्थित होल और एन भाग में क्या है, इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत की ओर विसरण नहीं होता है, जिससे क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण पीएन संधि तल पर उत्क्रम अभिनति में धारा प्रवाहित नहीं होती है। पी भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन तथा एन भाग में उपस्थित अल्पसंख्यक होल बैटरी के धन और ऋण टर्मिनल से प्रतिकर्षित होकर संधि तल की ओर विस्तृत होते हैं। इसी कारण संधि तल पर नगण्य मान की धारा संचारित होती है, जिसे माइक्रो एमीटर द्वारा मापा जाता है। ये देखिए, इसका जो डायग्राम है उससे जस्ट रिवर्स बनता है, इस तरीके से बनता है। उत्क्रम अभिनति में वोल्टता के मान में वृद्धि करने पर धारा का मान लगभग नियत या धारा के मान में नगण्य वृद्धि होती है। इसी का देखिए अथवा का जो क्वेश्चन है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन या पीछे वाले में से एक करना, आप ये दोनों नहीं कीजिएगा, दो में से आपको एक करना है। इसी प्रकार से आगे आएंगे दो यानी अथवा में आएंगे, उनमें से भी आपको एक ही सवाल करना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको दोनों सवाल करके दिखा रहे हैं। दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है और परिपथ चित्र बनाकर पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ की कार्यविधि बताओ। निवेशी और निर्गत वोल्टता के तरंग रूप का निरूपण भी करो। प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट वोल्टता व दिष्ट धारा में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दिष्टकरण कहते हैं। वे उपकरण जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट वोल्टता व दिष्ट धारा में जो है वो बदलते हैं, उनको क्या कहते हैं, दिष्टकारी कहते हैं। ये देखिए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह उपकरण होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्ट तथा धारा के पूर्ण भाग को दिष्टकरण करता है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी की परिपथ व्यवस्था ऐसे होती है। यहाँ पे क्या है, ये डायोड क्या है, D1 है, PA, ये P है, ये N है। यहाँ पे डायोड क्या है, D2 है, ये क्या है, P है, ये N है। यहाँ पे क्या है, प्राथमिक कुंडली लगी हुई है, ये AB, ये क्या है, द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ संयोजित किया जाता है। ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली के साथ दो डायोड D1 व डायोड D2 लगाए गए हैं। एक लोड प्रतिरोध RL द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु, ये देखिए द्वितीय कुंडली का मध्य बिंदु तथा दोनों डायोडों के N भागों पर उपस्थित उभयनिष्ठ बिंदु RL के सिरों पर प्राप्त होता है। अब ये इसकी कार्यविधि क्या है, ये डायग्राम था, हमने डायग्राम समझा दिया है। माना प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा के धनात्मक अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली के P1 व P2 सिरे क्रमशः ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। अन्योन्य प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली के सिरे S1 तथा S2 क्रमशः पॉजिटिव व नेगेटिव होते हैं। S1 सिरे के धनात्मक होने से संधि डायोड का P भाग धनात्मक तथा N भाग क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस स्थिति में ये जो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, इसमें क्या होगा, डायोड D1 अगर अभिनति में कार्य करता है तथा लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत वोल्टता V0 = IRL प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा के अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में प्राथमिक कुंडली का P1 सिरा धनात्मक तथा P2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली का S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। परिणाम स्वरूप D1 उत्क्रम अभिनति में और डायोड D2 क्या हो जाता है, अग्र में हो जाता है, जिसे लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर वोल्टता V0 IRL डायोड D के कारण प्राप्त होती है। निवेशी वोल्ट तथा निर्गत वोल्टता के मध्य आरेख इस तरीके से होता है। ये डायोड D1 के लिए आ जाएगा,
ठीक है, ये निवेशी है इस तरीके से, ये डायोड D1 के लिए, इसी तरीके से डायोड D2 के लिए। तो ये निर्गत, संपूर्ण निर्गत के लिए क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए, अब दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसके बाद में आएगा। विभव मापी क्या है, विभव मापी का सिद्धांत बताइए और विभव मापी की सहायता से सेल के आंतरिक प्रतिरोध याद करने की विधि को समझाते हुए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। विभव मापी क्या है, वह उपकरण है जिनकी सहायता से सेल के अज्ञात विद्युत वाहक बल का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जिस सेल का विद्युत वाहक बल याद करना होता है उस सेल में विभव मापी धारा नहीं लेता है, परिणाम स्वरूप सेल का शुद्धतम विद्युत वाहक बल प्रेक्षित किया जाता है, जबकि वोल्टमीटर उस अज्ञात सेल से कुछ धारा ग्रहण कर लेता है, परिणाम स्वरूप वह मान त्रुटिपूर्ण प्राप्त होता है। अब है इसकी रचना कैसे है, ठीक है, यहाँ पे जो है वो रचना, विभव मापी में 10 मीटर लंबा तार होता है जो यूरेका मैग्नीन कांस्टेंट मिश्र धातुओं का बना होता है, क्योंकि इन धातुओं के विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं, अधिक, और प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होते हैं, लोवेस्ट यानी न्यूनतम। इस 10 मीटर लंबे तार को लकड़ी के एक तख्ते पर 3 या 4 फेरे देकर बिंदु ए तथा बी के मध्य कस दिया जाता है, और बिंदु ए तथा बी के मध्य एक बैटरी कुंजी K1 तथा धारा नियंत्रक R को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाता है। जिसे सेल का अज्ञात विद्युत वाहक बल याद करना होता है उसे द्वितीयक परिपथ में ऐसे डायग्राम के अनुरूप लगा देंगे। ये देखिए इसका डायग्राम है, यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है, प्राथमिक परिपथ, इसमें क्या था, बैटरी है, कुंजी है और ये RH, ठीक है। यहाँ पे द्वितीयक प्रतिरोध बैटरी है, ये आपको जिसका याद करना है उसका हमने बताया था कि AB ये क्या है, 10 मीटर लंबा तार है, ये इसका डायग्राम है। अब जो सिद्धांत है वो कैसे काम करता है, विभव मापी स्थिर धारा पर होने वाले वोल्टता पतन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर, वोल्टता पतन के सिद्धांत पर। यदि प्राथमिक परिपथ में संयोजित बैटरी द्वारा नियत परिमाण की धारा परिपथ में प्रवाहित की जाए, ये क्या है, प्राथमिक है, ठीक है, इसमें क्या धारा प्रवाहित की जाए तो V = IR, ओम के नियम से, तो V = I rho L अपॉन में A, I rho अपॉन में A इंटू में L, I rho अपॉन A क्या है, कांस्टेंट है, तो V समानुपाती किसके है, L के, V = KL, तो यहाँ पे K = क्या आ जाएगा, V अपॉन में L, K क्या है, विभव प्रवणता वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे K है। सर्वप्रथम एक बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्राथमिक परिपथ की रचना की जाती है। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध याद करना होता है उसे द्वितीयक परिपथ में डायग्राम के अनुसार लगा दिया जाता है, जहां द्वितीयक परिपथ में संयोजित सेल के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध बॉक्स K2 कुंजी को डायग्राम के अनुसार संयोजित किया जाता है। ये वाला डायग्राम है जहां उस अज्ञात सेल का ऋण टर्मिनल धारामापी के एक सिरे से, धारामापी का दूसरा सिरा सर्पी कुंजी से संयोजित होता है। कार्य प्रणाली कैसी है, सर्वप्रथम कुंजी K1 को बंद करके कुंजी K2 को खुला रखा जाता है। इस स्थिति में द्वितीयक परिपथ में संयोजित सेल खुले परिपथ में आ जाते हैं। इस अवस्था में सर्पी कुंजी की सहायता से सेल के लिए संतुलन लंबाई L1 प्राप्त कर लेते हैं। V समानुपाती L1, समानुपाती चिन्ह हटा देंगे तो K, L1 V = K, सेल का विद्युत वाहक बल V = E L1, इक्वेशन 1। अब कुंजी K2 को बंद करके, पहले K2 को क्या था, खुला, ठीक है, अब K2 को बंद करके द्वितीयक परिपथ में संयोजित सेल ES को बंद परिपथ में लाया जाता है। इसके लिए सर्पी कुंजी की सहायता से संतुलन लंबाई L2 प्राप्त की जाती है। V = LT, L2 K, L2 ये बराबर का चिन्ह है, V = V डैश K L2 सेल का विद्युत वाहक बल दिया जाता है। इस अवस्था में संतुलन लंबाई L2 क्या हो जाती है, हमें मिल जाती है। इस स्थिति में धारा प्रतिरोध बॉक्स व अल्प प्रतिरोध कुंडली दोनों में से प्रवाहित होने लगता है। अतः सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R = E - V अपॉन V इंटू में R। E की वैल्यू KL1 - KL2 अपॉन में KL2 इंटू में R, तो R क्या जाएगा, L1 - L2 अपॉन में L2 इंटू में R। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए और डायग्राम भी बनाना है, गिवन है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो है वो क्या परिभाषा है, विद्युत क्षेत्र में स्थित प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो E = क्या हो जाता है, F अपॉन में Q। यहाँ पे समावेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या है, तार है, इसको
आपको इसका डेरिवेशन अपन करेंगे। माना अनंत रेखीय आवेशित तार है, अनंत रेखीय आवेशित तार ले लिया जिसके रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा तथा आवेश के बिंदु O से R दूरी पर क्या है, ये क्या है, R डिस्टेंस है, बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। इस पॉइंट P पे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। रेखीय आवेश को x मानते हुए L लंबाई व R त्रिज्या का एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चयन करते हैं जिसके वक्र पृष्ठ पर बिंदु P है। ठीक है, इसका क्या कर लेंगे, L लंबाई, हाइट क्या है L और R क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या R थी, उसका क्या कर लेंगे, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का निर्माण हम कर लेंगे। अब गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना होगा, कुल के लिए यानी कि ये जो सिग्मा है इसमें कुल, सिग्मा का मतलब कुल योग ही होता है, इजिकल टू लैम्डा L। गाउस के नियम से यानी कि बंद क्या है, बंद पाश के लिए E डॉट ds इजिकल टू सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन। बंद गाउसीय पृष्ठ को 3 भागों में विभाजित कर लेंगे। पहला S1 वाला पार्ट, दूसरा S2 वाला ऊपरी, पहले बेलनाकार वक्र पृष्ठ, फिर ऊपरी वर्ताकार और निचला वर्ताकार। यानी कि अगर 3 तरीके से ऐसे है तो एक ये और एक ये वाला पार्ट, 3 पार्ट हो गए। यहाँ पे बेलन के वक्र भाग पर विद्युत क्षेत्र नियत रहता है। अतः अब पहला S1, S2 और S3, ठीक है, ये जो 3 पार्ट है यानी कि E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds, S3 E डॉट ds। E डॉट ds क्या है, एंगल कितना है 90 डिग्री कोस, यहाँ पे कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री जो है E डॉट ds जो है यहाँ पे जो है कोस 0 डिग्री आएगा। ठीक है, E डॉट ds ये क्या हो जाएगा, कोस 90 की वैल्यू 0 0, तो यानी E डॉट ds इजिकल टू लैम्डा L एप्सिलॉन नोट। बेलन के वक्र भाग पर विद्युत क्षेत्र क्या रहता है, नियत रहता है। E बाहर निकाल लिया, ds लैम्डा अपॉन में एप्सिलॉन, ds क्या होता है 2 पाई RL, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ds की वैल्यू रख देंगे 2 पाई RL और इसको E की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, E की वैल्यू निकाल लेंगे, तो E की वैल्यू क्या आ गई और ये आ गई अपने पास। ठीक है, और E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल E और R में अगर ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आता है। साथियों, ये आपका जो पेपर है वो सॉल्यूशन दिया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, और जो स्टार्टिंग में ब्लूप्रिंट दिया हुआ था कि कौन से चैप्टर से कौन सा जो सवाल है वो आता है, उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए। और आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही है और परिष्कार परिवार आपको आपके एग्जाम्स के लिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे, इसके लिए बहुत 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 आपको बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट बोलता है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।